हे हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटेरियन 01। तो आज मैं जो फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ पीवीटी मथुरा, जो कि पीवाईक्यूज है ये सब। तो सबसे पहले आप लोग को सारे पीवाईक्यूज जो मैं करवा रहा हूँ उसे कर लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो एआईपीवीटी पहले होता था वही सब क्वेश्चन हमारे मथुरा के एग्जाम में भी पूछा गया है, सेम टू सेम। पूरी पेपर ही आ जाती है। तो अगर आप लोग ये सब सॉल्व करके जाते हैं तो इनमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। और अगर इनमें से नहीं आता तो सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को कुछ अंदाजा हो जाएगा कि हमको किस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। तो और अभी तक जो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो 18 मई है, जो कि आने वाला है। और 18 मई के बाद आप लोग वेटनरी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जिन्होंने वेटनरी का फॉर्म नहीं भरा है मथुरा के लिए, स्पेशली मथुरा के लिए, तो वो फॉर्म फिलअप कर लें जल्दी से जल्दी। और इसकी जो अभी भी लोग डाउट पूछते हैं कमेंट में कि इसकी जो एग्जामिनेशन कब है। तो पहले इसकी एग्जाम जो थे वो 26 मई को थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका एग्जाम जो है 9 जून को है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। और इस बार क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है और नीट के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। कट ऑफ बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि पिछले साल भी मतलब इतने कट ऑफ नहीं थे, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस, क्योंकि नीट वाले बच्चे अगर इसमें शामिल हो गए हैं तो इसका जाहिर सी मतलब है कि कट ऑफ बढ़ेगा। तो अभी तो अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो वो फॉर्म फिलअप कर लें जल्दी से। और हम फिजिक्स के क्वेश्चन पे आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप लोग को, 50 फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 50 केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी, यानी कि 50-50 जूलॉजी और बॉटनी से 50-50 पूछे, यानी टोटल 100। तो बायोलॉजी सेक्शन से 100 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 रहेंगे, तो यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। इनमें से आप लोग को 200 पूरे करके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या नीट की तरह है कि 180 करना है, 200 आएगा क्वेश्चन और 180 क्वेश्चन ही करना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि आप लोग पूरे 200 क्वेश्चन आएंगे तो 200 क्वेश्चन करने हैं, और निगेटिव मार्किंग होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव मार्किंग होगी तो आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। जितना कंफर्म होगा उतना ही करिएगा। मैं लास्ट टाइम पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे मतलब अवॉइड करेंगे निगेटिव को। और अभी तो फिलहाल हम लोग का खुद बिजी शेड्यूल चल रहा है, काफी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं, और एग्जामिनेशन भी आने वाला है, थर्ड इंटरनल फिर एक्सटर्नल, तो इस तरह का। तो ये सब तो मैं कर लूंगा। तो बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि वेटनरी में एडमिशन हो जाए, और बाकी पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। और फिजिक्स का जो क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, आप लोग को एनसीईआरटी जैसे नॉर्मल नॉर्मल के क्वेश्चन, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कि फार्मूले बेस ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन, सिंपल से बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। हाँ, बायोलॉजी के लिए यह है कि आप लोग को बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप लोग को थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगा, ठीक है। 30 से 40% जो रहेगा एनसीईआरटी से बाहर रहेगा, और 60%, 55% जो आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी का डाटा पढ़ते रहिए, एमटीजी वगैरह लगाते रहिए। और बाकी जो 30 से 40% नंबर होंगे वो मैं करवा दे रहा हूँ, और वहां से मतलब डिफरेंटली क्वेश्चन आएंगे। तो बस आप लोग को क्या करना है, जो मेरी टेलीग्राम चैनल है मतलब पीवीटी पे जाके वहां से सारे पीडीएफ को लगा लीजिएगा, और मुझे फॉलो करते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि द वेटनेरियन की सारी वीडियोज आपको मिलती रहे, कॉलेज रिलेटेड और कई कोई दुआसू डायरीज और एग्जाम रिलेटेड चीजें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें ध्यान से। सबसे पहले नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, आप लोग अपने अलग अपना पैटर्न अलग बना लीजिएगा। कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, तो मेरा क्या था, मैं बायोलॉजी से शुरुआत करता था। पहले 100 क्वेश्चन कर लिया बायोलॉजी के, फिर 100 को मैं भर लेता था वो हमारे सीट में। तो हमारे सीट में भरने के बाद में फिर मैं केमिस्ट्री फिजिक्स करता था, क्योंकि फिजिक्स मुझे थोड़ा मतलब सबको लगता है, लेकिन ये नहीं कि इनको नहीं आता है। तो फिजिक्स कर लेता था, उसके बाद केमिस्ट्री करता था। तो आप लोग भी अपना पैटर्न कुछ डिसाइड करके जाइएगा, वो पैटर्न ही अप्लाई करिएगा, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके बदल दीजिए। तो ऐसा करने से दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए डायमेंशन के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और आसान आते हैं। तो डायमेंशन से क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। डायमेंशन से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, यानी यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट भी पूछ सकता है, डायमेंशन भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग ईयर में क्या क्या पूछा गया है। तो इस 2021 वाले में डायमेंशन के बारे में पूछा गया था, और यूनिट के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पारसेक किसकी यूनिट है, और तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है या नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वांटिटी आते हैं। तो इसमें पूछा गया कि किन तीन क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो सेम है। तो वर्क, एनर्जी, फोर्स का सेम है, वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स का सेम है, या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का सेम है, या प्रेशर, स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इसका सेम है।
तो जैसा कि हमको पता है प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और हमें फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फोर्स का डायमेंशन तो लोगों को रटा होता है mlt-2, ठीक है। और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। तो यहाँ से एक एल कट गया तो हो जाएगा ml-1 t-2, ml-1 t-2, ये हो गया हमारा प्रेशर का, ठीक। और स्ट्रेस क्या होता है ml-1 t-2, ये तो प्रेशर का हो गया। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया फिर अगर हम कर दे, यहाँ पे स्ट्रेस हो गई, स्ट्रेस को अगर हम फोर्स अपॉन एरिया कर दें तो जाहिर सी बात है फिर वही फार्मूला आ गया, फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे भी हम लोग ने किया था। तो फोर्स अपॉन एरिया करने पे फिर ml-1 t-2 आ जाएगा, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन की जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन लेस होता है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कभी कि इनमें से कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो स्ट्रेन जो होती है डायमेंशन लेस होती है, स्ट्रेस जो होता है वो फिर वही फॉर्मूला आ गया फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी कि हमको जो लास्ट ऑप्शन में है डी ऑप्शन, प्रेशर स्ट्रेस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो इन तीनों का जो डायमेंशन है सेम है। तो ऐसा करके आप लोग लगा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सही है इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। तो ऑप्शन डी आप लोग का सही है। जैसे वर्क एनर्जी फोर्स, और फोर्स तो हमको पता है mlt-2, ये आप लोग रख लीजिए फोर्स वगैरह का एनर्जी का। और एनर्जी का क्या होता है ml स्क्वायर t-2। तो देखिए ये ml स्क्वायर t-2 है, mlt-2 है, तो गलत हो गया वैसे भी। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml स्क्वायर t-2, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी वर्क ये सब सेम ही है, ठीक है। एनर्जी वर्क सेम ही होता है। वेलोसिटी मोमेंटम, वेलोसिटी का होता है lt-1, तो वेलोसिटी मोमेंटम इम्पल्स, ये सब तो मतलब नॉर्मल नॉर्मल चीजों का आप लोग डायमेंशन याद करके जाइएगा। नहीं तो फिर वहां पे निकालने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन करके ही आना है, क्योंकि कटाव तो बढ़ने ही वाला है। तो पूरा करके आएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो कम नंबर आएगा। कम नंबर आएगा तो यहाँ पे पेमेंट शीट तक नहीं मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कोई ना कोई शीट ले लीजिएगा। अगर पेमेंट मिल रहा है, जैसे आप लोगों के पास पैसा आएगा तो पेमेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्योंकि मेन तो यहाँ पे 40-45 सीट ही है, मेरी सीट, तो बाकी लोगों को तो पेमेंट ही मिलता है। तो यही है ना, कंपटीशन का जमाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए बॉडी स्टार्ट टू फॉल freely under gravity, the distance covered by in first second and third second are the ratio। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक मतलब लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड निकालें तो एस एन एस का फार्मूला क्या होता है। तो सिंपल सा इसका एस एन एस का फार्मूला लगाएंगे, यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले से लगाएंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करिएगा। इसमें जो इनिशियल जो है यू की वैल्यू जो हम लोग को दी गई है वो 0 दी गई है, ठीक है। और क्यों 0 है, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हम लोग का कांस्टेंट है, ये बॉडी स्टॉप फ्री फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। तो इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी। और ए बाई टू एन माइनस वन पे अगर हम लगाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, तो इसकी वैल्यू निकलती रहेगी। जैसे हम S1 के लिए एन की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो टू एन माइनस वन, तो दो में से एक गया, एक बचेगा। तो यानी कि पहले सेकंड के लिए एक आएगा। अगर हम एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस वन 3 बचेगा। तो 1:3 और यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं, 3 वन 6 माइनस वन यानी कि 5, तो 1:3:5 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे एस एन एस का फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पे एस एन एस का फार्मूला लगेगा। एस एन एस का फार्मूला क्या है, ए बाई टू एन माइनस वन, ठीक है। यानी कि u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होती है 0 थी, इस वजह से u की वैल्यू हम लोगों ने 0 दिया। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका सिंपल से आ जाएगा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरा में क्या है, ए मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ए ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, द ड्राइवर मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट इज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी, इंक्रीजेड डिक्रीजेड फ्लक्चुएट या रिमेन द सेम। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले डायग्राम हम लोग बना लेंगे। तो जो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह, ठीक। तो जो मोटरसाइकिल है वो एक ओवर ब्रिज पे चढ़ रही है। तो यानी कि अगर हम मोटरसाइकिल को यहाँ पे कुछ इस तरह बना लेते हैं, ये मोटरसाइकिल है।
तो इस मोटरसाइकिल जो है इसके ऊपर एमजी फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, कुछ एमजी फोर्स लग रहा होगा। और अगर इसके मतलब नॉर्मल इसके जो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से, कांटेक्ट सरफेस से, यहाँ पे कुछ नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। मान लिया ये नॉर्मल है, कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। और जस्ट इसके नीचे अगर हम लोग नॉर्मल के परपेंडिकुलर एज्यूम कर लेते हैं, एमजी कॉस थीटा ही होगा, और इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, ठीक। तो जो मोटरसाइकिल है ब्रिज पे जब चल रही है, इसमें जो फोर्स लगती है ये इतनी फोर्स लगती है, नीचे की तरफ एमजी लगती है, और नॉर्मल इसका जो रहेगा एन रहेगा, और जो कॉस थीटा यहाँ पे बनाएगा वो एमजी कॉस थीटा बनाएगा। तो इतना बनाएगा। अब हम इसमें नॉर्मल जो है, हमें नॉर्मल पूछा गया है। एज दी मोटरसाइकिल असेंडिंग, ऊपर की तरफ चढ़ रही है मोटरसाइकिल, टुवर्ड्स दिस नॉर्मल फोर्स। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स का हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल जो लगेगा इसमें, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए, तो एम जी कॉस थीटा, और हाँ एक मिनट और। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जब मोटरसाइकिल ऊपर की तरफ ब्रिज पे चढ़ रहा है तो यहाँ पे कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई आर भी लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मल फोर्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस, क्योंकि एम बी स्क्वायर बाई आर भी ऊपर है तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स जो है इतना लगेगा। अब हम नॉर्मल फोर्स हमें मिल गया, लेकिन अब हमें ये बताना है कि वो जो इंक्रीज कर रहा है करेगा, या फिर रिमेन सेम रहेगा, या डिक्रीज करेगा, या फ्लक्चुएट करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक। अगर जैसे मोटरसाइकिल पे जितना मास होगा वो ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद भी उतना उसका मास होगा। और फिर उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी देखिए, उसने लिखा है मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपकी कांस्टेंट है। तो ये भी ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और रेडियस पे डिपेंड भी नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि जब ये ओवर ब्रिज यानी कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे अगर हम यहाँ से चढ़े ऐसे 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 ऐसे, तो उसकी रेडियस भी सेम ही रहेगी। तो यानी कि रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे यानी डिपेंड नहीं कर रहा है, जो ये मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसकी वैल्यू अब कुछ भी रहे तो कोई मतलब नहीं, तो यानी कि डिपेंड यहाँ पे करेगा एम जी कॉस थीटा पे। तो एम जी कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, तो कैसे डिपेंड करेगा ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मास जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी मोटरसाइकिल की मास कांस्टेंट है, वो बढ़ेगी नहीं। और जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, तो ये भी कांस्टेंट है, और डिपेंड करती है कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे ये जो थीटा है, जब हम हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो ये परपेंडिकुलर लगेगा, एम जी जो होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर लगेगा, तो यहाँ पे जो थीटा रहेगी हमारी जीरो हो जाएगी। तो यानी थीटा हमारा, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो थीटा हमारा घट रहा है। तो अगर थीटा हमारा घट रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर थीटा हमारा घट रहा है तो कॉस थीटा हमारा बढ़ता है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, ए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन देखिए, एक मोटरसाइकिल है जो कि एक ब्रिज, सर्कुलर ब्रिज है, उस पर चढ़ रही है। तो जब वो चढ़ रही है तो उस पर कौन कौन से फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेंगे, जैसे कि एम जी का नीचे की तरफ एम जी लगेगा, और एम जी कॉस थीटा लगेगा नॉर्मल के अपोजिट में। और जहाँ नॉर्मल लग रहा है उसके कॉन्टेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम नॉर्मल निकालें तो एम जी कॉस थीटा को माइनस कर देंगे एम बी स्क्वायर बाई आर से, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो जो हमें नॉर्मल मिलेगा, यहाँ पे चीजें कांस्टेंट है, एम 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 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट है। तो यानी कि डिपेंड जो नॉर्मल फोर्स रहेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, कॉस थीटा पे। और जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू घट रही है। पहले यहाँ पे थीटा जो थी एम जी कॉस थीटा लग रही थी, लेकिन हम ऊपर गए तो थीटा जो हमारी जीरो हो गई, तो यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू घट रही है। तो अगर थीटा थीटा की वैल्यू घट रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो यानी कि जो हमारा ये रहेगा, असेंडिंग ऑन दी ओवर ब्रिज द नॉर्मल फोर्स जो होगा इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। तो दोबारा करके देख लीजिएगा अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा, मैंने तो समझा दिया। और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल ही क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कौन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा घट रही है तो कौन थीटा बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के कर लेना। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को देखना, फिर ये देखना है कि फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं, तो उसके बाद में हम लोग आराम से कर सकते हैं।
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास जो है 10 kg है, किसी बॉडी का मास जो है 10 kg दिया गया है और वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे चीजें देखिए क्लियरली लिखा है कि कांस्टेंट है वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट फोर्स एक्ट एज ए 4 सेकंड। फोर्स जो है हमें 4 सेकंड के लिए लग रहा है ऑन इट मूव विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और जो कि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए मूव करा रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इज। तो इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला तो सबको पता है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, 3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में। तो सबसे पहले हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे और फार्मूला मतलब देखेंगे कौन सी फार्मूला लग सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे, हमें एक फार्मूला पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए इस फार्मूले से लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें सारी चीजें दी गई हैं, v की वैल्यू दी गई है, u की वैल्यू दी गई है, t की वैल्यू दी गई है, a निकालना है। निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं v की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं ठीक तो गलत हो जाएगा, लेकिन हमको कैसे लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, तो -2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात की है, डायरेक्शन पे आप लोग गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे और इसमें आप लोग को v जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी जो है देखिए इट मूव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन इट। तो एक्सेलरेशन पूछा गया तो सबसे पहले इसमें हम लोग को 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो v की वैल्यू जो है -2 हो जाएगी, इक्वल टू यू, यू जो दिया गया है तो सबसे पहले देखेंगे यू वी की वैल्यू जो है -2 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और कांस्टेंट फोर्स से जा रहा है, 4 सेकंड के लिए जा रहा है। और जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल दी गई है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम जो दिया गया है 4 सेकंड के लिए दिया गया है। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू -12 हो जाएगा, और a इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा -12/4 यानी कि -3। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। तो अभी आप लोग को दिक्कत ये हो रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने क्लियर नहीं लिखा था, लेकिन मैंने बता तो सब सही दिया है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा कि किस फॉर्मूले से लग रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो ये रहा हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड का। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो जो ये था इससे क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड। और फिफ्थ नंबर पे क्या दिया गया है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ए बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये मास की जो बुलेट है, वेलोसिटी v स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ मास m, और किसी m मास के ब्लॉक पे वो हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है एट रेस्ट, रेस्ट पे, गेट इम्बार्डेड इनटू इट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट ब्लॉक बिल्डिंग। तो कंपोजिट ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिए, और तो जब ये बम्बार्ड का क्वेश्चन है, जब बुलेट बुलेट और उसका क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें याद रहना चाहिए इस केस में, और ये सिंपल है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। तो इसमें सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू एम बी होता है। तो सबसे पहले p इक्वल टू एम बी, ये मोमेंटम का क्वेश्चन होता है, ठीक। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाता है। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम हमें कितना दी गई थी, मान लीजिए एम बी दी गई होगी, ठीक है। बुलेट मास है मूविंग विद वेलोसिटी v, तो यानी कि एम बी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जब ये स्ट्राइक उससे लड़ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या, मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो एम प्लस कैपिटल एम, यानी कि पहले वाली मास फिर लड़ने के बाद जो ये ब्लॉक की मास, ये दोनों जुड़ जाएंगे और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, यानी कि एम बी हो जाएगा, ये टोटल एम हो जाएगा और ये भी, तो ये फाइनल मोमेंटम होगा और ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लग जाएगा। तो इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग गया। अब हम इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है कंपोजिट ब्लॉक का लगाएंगे, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होगा, ये हमें टोटल मोमेंटम मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है,
हाफ, और जो फाइनल जो हमें मोमेंटम मिला है हाफ एम वी, यानी एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, ये फाइनल वाला लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब हम देखेंगे वी की वैल्यू क्या है। ये वी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से जाना होगा, ठीक है। इस वी की वैल्यू को पुट कर देंगे इधर, ठीक है। तो हमने एक स्टेप पीछे करना पड़ेगा क्योंकि हमने गलत थोड़ा कर दिया। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइनल मोमेंटम मिल गया यहाँ पे। अब फाइनल मोमेंटम में यहाँ पे वी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये हमारा वी की वैल्यू मिलेगी। अब इसे हम काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देंगे। वी की वैल्यू जो हाफ एम बी स्क्वायर होती है, वी की जगह हमको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, ठीक है, एम बी प्लस एम प्लस एम। तो यहाँ पे हमें जो डिवाइड बाई एम, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर एम प्लस एम डिवाइड बाई एम प्लस एम। तो इसका जो आंसर हमें मिल जाएगा ए वाला मिल जाएगा। तो हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इससे अब हम लोग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसको लगाएंगे तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप मैं यहाँ पे लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्टाइलस भी मेरा टूट चुका है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, और जगह भी तो कम है। तो वो मैं फार्मूला वगैरह बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। और सिंपल ये है इसमें, देखिए फार्मूला बेस क्वेश्चन है, हाफ एम बी स्क्वायर स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम टोटल मास, ठीक है। तो इसको कैसे लगाया गया है एक बार फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे, जो कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है हम लोग का एम बी इक्वल टू टोटल मास एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी, ठीक। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो बी की वैल्यू इधर लेके जाएंगे, तो ये जो मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई स्मॉल एम यानी टोटल मास, तो टोटल मास से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बी की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर में यहाँ वी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ठीक। तो ये पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा एम रहेगा ये वाला एम कट जाएगा, ठीक, और ये एम कट जाएगा, और ये एम स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ ये वाला नहीं करेंगे, सॉरी। तो एम प्लस एम बचेगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, तो यहाँ सबसे पहले एम प्लस एम जो रहेगा, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ मैं कर रहा हूँ। तो देखिए ये सबसे पहले वी की वैल्यू रखेंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू जो हमारी आई थी हाफ एम प्लस कैपिटल एम एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये आएगा, और कैपिटल एम स्मॉल एम स्क्वायर। तो यहाँ से जो होगा ये एम कट जाएगा, तो एम प्लस एम बचेगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर जो रहेगा, और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर एम प्लस एम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं, सिंपल ही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग K1 K2 respectively, both the stress till their potential energy are equal to the force F1 F2 applied on them are in ratio। तो इसका रेशियो पूछा गया है। दो फोर्स है कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग पे लग रहे हैं K1 K2, ठीक है। और बोथ जो है स्ट्रेच किया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल है उनमें। तो F1 फोर्स और F2 फोर्स अप्लाई करके उन्हें स्ट्रेच किया जा रहा है, तो उसका रेशियो पूछा गया है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले एनर्जी जो होती है स्प्रिंग में वो कितनी होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी इन स्प्रिंग जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो एनर्जी इन स्प्रिंग जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो ये फार्मूला रखेंगे, और यहाँ पे फोर्स जो होता है के एक्स होता है, फोर्स इक्वल टू के एक्स। और जो यहाँ पे दोनों फार्मूले को अगर मिलाएं हम लोग,
तो पोटेंशियल एनर्जी जो बनती है हमारी क्या बनेगी, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू हाफ के स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखें हम यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई, एक मिनट, तो ये मान लिया पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन को हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स इक्वल टू एफ बाई के कर सकते हैं। ठीक, तो एफ बाई के करेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यू इक्वल टू जो है स्प्रिंग की एनर्जी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ से के और ये के कट जाएगा, तो हाफ एफ स्क्वायर डिवाइड बाई के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हाफ एफ स्क्वायर डिवाइड बाई के, मतलब आंसर नहीं है ये, पोटेंशियल स्प्रिंग की एनर्जी आई हाफ एफ स्क्वायर डिवाइड बाई के। ठीक, तो एनर्जी जो हमारी डिपेंड करती है वो एफ एफ स्क्वायर डिवाइड बाई के पे डिपेंड करती है, तो एफ वन के वन इक्वल टू एफ टू के टू, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो क्या निकालना, किसका रेशियो निकालना था, एफ वन एफ टू का रेशियो निकालना था। ठीक है, तो फोर्स का रेशियो निकालना था हमें, तो एफ वन एफ टू का अगर रेशियो निकालेंगे हम लोग तो अंडर रूट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एफ स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, तो एफ वन एफ टू इक्वल टू अंडर रूट के वन के टू आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो ये सिंपल था, और इसे लगा लीजिएगा आप। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एफ वन की रेशियो निकालनी है, जो कि क्या नाम है, अंडर रूट टू के वन डिवाइड बाई के टू आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए आप लोग को, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और फोर्स इक्वल टू के एक्स होता है, दोनों को वो करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं, पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्प्रिंग दी गई है जिसका लेंथ एल है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, स्प्रेड ए स्मूथ प्लेन ऑन ऑफ इट्स एंड इज पुल्ड बाय ए फोर्स एफ, तो इसका एक इंच जो है फोर्स एफ से पुल किया जा रहा है। तो टेंशन पूछा गया है डिस्टेंस एल फ्रॉम दिस इंच, तो इस इंच से एल डिस्टेंस पे यहाँ कहीं टेंशन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होती है एम बाई एल होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक, तो इस एक्सेलरेशन जो होगा किसी स्ट्रिंग में फोर्स की वजह से कितना लगेगा, एफ बाई एम लगेगा। अगर इस फोर्स, ये फोर्स जो लग रहा है उसमें इस फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जो लगेगा एफ बाई एम लगेगा। तो टेंशन एट डिस्टेंस एल फ्रॉम दी इंड, ठीक है, तो एल टेंशन जो लगेगा एल कोई एक डिस्टेंस है, जो एल डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से कोई जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा, तो टेंशन जो लगेगा किसी पार्ट पे, तो मास जो होगा और एक्सेलरेशन का डिवाइड कर देंगे हम, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो मास हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, टोटल मास, ये हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि जैसे मास जो है एल लेंथ की मास जो है एम दी गई है, तो एल माइनस वन डिस्टेंस की जो मास होगी वो कितनी होगी, एम होगा एल माइनस वन डिवाइड बाई एल, तो एल माइनस वन डिस्टेंस के लिए जो मास होगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, एक्सेलरेशन हमें पता है एफ बाई एम होता है, तो यहाँ से जो टेंशन हमें निकलेगी, टेंशन की वैल्यू 1 माइनस एल डिवाइड बाई कैपिटल एल इंटू फोर्स, तो ये हमारा टेंशन निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। 3 रिंग दी गई है, ईच ऑफ मास जो दिया गया है एम दिया गया है और रेडियस आर है। ठीक है, सबका मास एम है और इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस जो है आर दी गई है। ठीक, सबकी रेडियस आर दी गई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इसके अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो आसान है काफी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो रिंग के सेंटर के अलाउंग जो यानी डायमीटर के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ये यानी कि सेंटर से गया हुआ है, इस वाले रिंग को अगर हम देखें तो यहाँ से इसके डायमीटर के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका क्या हो जाएगा, एम आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2।
तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलॉन्ग जो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। तो सबसे पहले इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसमें क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग जो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। तो जैसे मान लिया इसमें तो निकल गया, लेकिन अगर हमें इसमें निकाल लगाना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके जो इसके सेंटर से यहाँ से कुछ एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे इन दोनों के सेंटर से। थोड़ा एक मैं फिर से बनाता हूँ। तो यहाँ इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब हम इसके रेडियस को लेते हुए इसके सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से, इसे मान लिया डी डिस्टेंस मान लिया। ठीक, और ये तो रेडियस है ही। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो जो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जो होगा वो क्या होगा, इसके सेंटर से जो पास हो रहा है लाइन ये, ठीक है, तो आई सी जिसे बोल देंगे। और जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेके वाई एक्सिस से एक डिस्टेंस जोड़ेंगे, उसे हम क्या लिखेंगे, एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो एम डी स्क्वायर जो है यानी कि अगर डी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की है, तो यहाँ की डी की वैल्यू यानी कि रेडियस के इक्वल है। तो सेंटर पे जो वो होता है, इसके सेंटर के अलॉन्ग में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा एम आर स्क्वायर बाई टू निकलेगा। और एम डी स्क्वायर यानी कि ये जो रेडियस है यहाँ पे, तो ये प्लस एम आर स्क्वायर निकलेगा। ठीक, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो पहले से थ्योरम से एक का तो निकल गया थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ऐसे इसका निकालेंगे तो इसका भी थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिक्स एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ठीक, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, सिक्स एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, जो कि हमने पहले इसका निकाला था, इस वाले सेंटर के जो डायमीटर के अलॉन्ग में पास हो रही थी ये। तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सेवन एम आर स्क्वायर बाई टू। यानी अलग अलग हम निकाल के जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेवन एम आर स्क्वायर बाई टू। तो कहाँ गया इसका आंसर, सेवन एम आर स्क्वायर बाई टू। तो इसका सिंपल से क्या हो जाएगा, सेवन एम आर स्क्वायर टू, यानी कि डी ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ए सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ विथ स्पीड v इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r if the orbit radius is decreased by 1%। तो ऑर्बिट रेडियस अगर डिक्रीज कर रहा है 1% तो सैटेलाइट की स्पीड पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आसान है। और सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी की फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर होता है। ठीक है, अंडर रूट जी एम बाई आर। तो यहाँ पे अगर हम एरर मेथड जो होता है, तो v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। तो इस फार्मूले से अगर हम लगाएंगे v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। तो और जो एरर मेथड अगर इसमें हम देखें तो एरर मेथड में क्या होता है कि जब हम परसेंटेज का क्वेश्चन जैसे निकालना होगा कि कितना ये कोई चीज डिक्रीज कर रही है 1%, तो सैटेलाइट स्पीड में क्या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम वो एरर मेथड लगाते हैं। तो एरर मेथड जैसे क्या होता है, अंडर रूट कह रहा हूँ, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इक्वल टू अंडर रूट में अगर ये है तो अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, माइनस का 1/2। ठीक, तो इसके बाद में जैसे जी और एम जो है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका वो हो जाएगा सेम, मतलब एक हो जाएगा। और आर को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर, सॉरी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वो होगा -1/2। ठीक है, 1/2 डिक्रीज करेगा। ठीक है, वेलोसिटी जो होगी -1/2 डिक्रीज करेगी। तो -1/2 का क्या मतलब हुआ, 0.5%। ठीक है, तो माइनस में 0.5%, यानी कि 0.5% डिक्रीज करेगा ये। ठीक है, तो एरर मेथड से हम लगाएंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, 1% decrease in orbital radius will result in 0.5 increase in the speed of satellite। तो हमें सैटेलाइट का पूछा गया था, तो -1/2 अंडर रूट आर बाई आर। तो यहाँ माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं है, तो 0.5 जो होगा हमारा इंक्रीज करेगा। अगर 1% जो हमारा स्पीड रेडियस जो है 1% अगर हमारा घटेगा तो जो है वेलोसिटी जो होगी हमारी 0.5% इंक्रीज करेगी। तो अभी जो डिक्रीज कर रहा था वो सॉरी करा थी,
तो इंक्रीज करेगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे बी इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की फार्मूला। और यहाँ से हम लोग इरर मेथड का प्रयोग करेंगे, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। ठीक है, अंडर रूट का जो हम इरर मेथड में लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1/2 आ जाता है। तो 10th नंबर पे देखते हैं हम। 10th नंबर में क्या दिया गया है, ये वायर ऑफ लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई, जो कि यंग मॉडुलस वाई मटेरियल से बना हुआ है। इट स्ट्रेस बाई अमाउंट एक्स अमाउंट जो स्ट्रेच किया गया है, तो वर्क डन पूछा गया है। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, ये पूछा गया है। तो सब सिंपल से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन को देखेंगे और आराम से आएंगे। तो लेंथ भी दिया गया है, यंग मॉडुलस वाई दिया गया है और एरिया भी ए दिया गया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्स स्ट्रेच किया जा रहा है, तो वर्क डन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन जो है वायर में क्या होता है, तो वर्क डन जो किसी वायर में होता है तो कितना होता है, हाफ एफ एक्स। तो ये हमारा वर्क डन होता है। किसी भी वायर में अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो ये होता है। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला जो होता है वाई इक्वल टू क्या होता है, बी एफ ए, यानी 4 डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस, यानी कि कोई भी लेंथ हुआ जिसे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स डिवाइड बाई एल। ठीक, तो ये इसका यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको सिंपल से सॉल्व करें इस मॉडल को, तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू एल और एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी कि ये इसका फार्मूला मतलब आएगा यहाँ पे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यू एफ जो होगा एल से ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और एफ जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर एफ की वैल्यू निकालें, ठीक है, यंग मॉडुलस और एफ इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो हो जाएगा हमारा वाई ए एक्स, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाई लेंथ। तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू आएगी। तो सिंपल से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई ए यानी कि एरिया, एक्स एंड लेंथ, एक्स एंड डिस्टेंस और एल यानी लेंथ, तो ये आ जाएगा। तो वर्क डन जो होता है डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रख देंगे। देखिए ऊपर क्या था, वर्क इक्वल टू हाफ एफ एक्स था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारा ये निकल गया है, वाई एरिया इंटू एक्स डिवाइड बाई एल, वाई ए एक्स एल आया, ठीक है, डिवाइड बाई एल। तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, हाफ इफेक्ट होता है, हाफ एक्स की वैल्यू हमारा वाई ए एक्स डिवाइड बाई एल। ठीक है, ये हमारा एफ हो गया। और वर्क इक्वल टू हाफ एफ एक्स होता है, ये एफ हो गया, और यहाँ से एक्स वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा वर्क आया है वाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल, हाफ वाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल आंसर आ जाएगा हाफ वाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो इसका हमारा अब ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे कौन से ऑप्शन में, तो वाई ए एक्स डिवाइड बाई एल। ठीक है, तो हाफ ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पड़ेगा, एट विच of the following the temperature of the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecule will be equal to the root mean square velocity of the oxygen molecule at 47 डिग्री सेल्सियस। इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, वो इक्वल होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, अगर 47 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो सब सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, जो कि इसका फार्मूला मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम निकालेंगे अगर किसी चीज में, तो अंडर रूट 3 आर टी बाई एम होता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पे देखें चीजें कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे जो 3 है ये कॉन्स्टेंट है, और आर जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, आर यानी कि गैसियस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है आर। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो किसके डिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड होती है अंडर रूट टेम्परेचर डिवाइड बाई मास। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि
क्या कौन सी चीज किससे वो कर रही है। तो मान लिया कि ये एक ऑक्सीजन के लिए हो गई, O2 के लिए, और एक हाइड्रोजन के लिए हमें पूछा गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और O2 के लिए हमें निकालनी है। तो मान लिया T1 डिवाइडेड बाई M1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई M2। ये एक ऑक्सीजन के लिए हो गया, एक हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक, अब हम इसमें जो मॉलिक्यूलर मास होगा हाइड्रोजन का और मॉलिक्यूलर मास जो होगा हमारा ऑक्सीजन का, उसको लेकर चलेंगे और टेम्परेचर हमें निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा H2, और टेम्परेचर हमें किसका दिया गया था यहाँ पे, या वुड मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 47 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर जो दिया गया है 47 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो 273 प्लस 47 ये टेम्परेचर हो गया, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है ऑक्सीजन का यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से हमको सब मिल गया, अब हमको टेम्परेचर निकालनी है, ठीक है। तो देखिए 273 और 447 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो 730, तो यहाँ पे 7 4 11 12, तो यानी कि 320 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, O2 16 32 होता है, O2 का 32 होता है, और इसका टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 होता है ना, प्लस 2 है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे टेम्परेचर निकालने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 320 से और 32 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका कुछ आंसर आएगा। तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो इसका आएगा टेम्परेचर जो आएगा केल्विन में आएगा 20 केल्विन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, √3 RT/m, ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है किसी मॉलिक्यूल को निकालने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टेंट चीजों को अलग कर देंगे, और ये डिपेंड किससे करती है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास से। टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, तो एक ऑक्सीजन का हो गया, एक हाइड्रोजन के लिए होगा। अब हम टेम्परेचर T1 M1 यानी कि टेम्परेचर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये और T1 M1 और T2 M2 करके हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए रखेंगे, एक हाइड्रोजन के लिए रखेंगे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए रखने के बाद हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर जो हमें ऑक्सीजन का दिया गया था, मॉलिक्यूलर मास दिया गया था, और टेम्परेचर हमें निकालना था हाइड्रोजन का। मॉलिक्यूलर मास हमें पता था हाइड्रोजन का, तो यहाँ से टेम्परेचर आसानी से निकल गया। आया समझ में आया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे फार्मूले जैसे आते हैं, तो सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए हर चीज का। तो यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन फार्मूला बेस आते हैं इस चैप्टर से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है कभी भी, तो उससे आप लोग लगा के जाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ गैस ऑफ गाम गैस ऑफ, तो गैस जो है इफ गामा, गामा की वैल्यू 1.4 दी गई है। गामा यानी कि क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो दी गई है हमें, कितना दी गई है, 1.4। और एटॉमिसिटी निकालना है, देन एटॉमिसिटी Cp एंड Cb ऑफ दी गैस आर डिस्प्लेसमेंट। तो एटॉमिसिटी और Cp और Cb निकालना है हमें इस गैस मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले अगर गामा की वैल्यू 1.4 दी गई है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा हमारा, डायटोमिक गैस अगर है, और गामा की वैल्यू 1.4 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। और Cv इक्वल टू क्या होता है हमारा, Cv इक्वल टू 1/2 F, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर होता है, ठीक है। तो ये Cv की फार्मूला है, तो इसे आप लोग रख लीजिए। और Cp का फार्मूला क्या होता है, आर एफ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से और एक जोड़ देंगे उसमें, तो ये आपका निकल जाएगा क्या, Cp की वैल्यू। तो ये दोनों Cp और Cv का फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, और ये फार्मूला आप लोग और पढ़ेंगे, Cp डिवाइड Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। तो कभी भी आर की वैल्यू निकालनी हो तो Cp माइनस Cv कर देंगे, तभी आर निकल जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, और डिफरेंट फार्मूले होते हैं, एक एक फार्मूला होता है, सिंपल से लगा देंगे, याद आएगा। अब देखिए Cp निकालना है हमको, और 1/2 इंटू एफ, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ की वैल्यू 5 हमें दी गई है डायटोमिक के लिए। तो एफ की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, तो एफ की वैल्यू हम 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/2 आर, ठीक है। तो सबसे पहले 5/2 आर आएगा, यहाँ पे 5 रखेंगे, देखिए 5 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 7/2 आर, ठीक।
तो 5/2 7/2, तो Cp की वैल्यू 7/2 आ रहा है। तो Cp की वैल्यू जो हमारा 7/2 आएगा। Cv की वैल्यू जो होगा, पहले नंबर डायटोमिक है, ये कंफर्म करना है। और Cp की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 7/2 आर आ रही है। और 5/2 हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि गामा की वैल्यू से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि 1/4 अगर है तो डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होता है। ठीक है, तो डायटोमिक से ही हम लोग पता कर सकते हैं, इतना जो हम लोग लगाए हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मोनोटोमिक डायटोमिक ये सब चीजें कंफर्म करने के लिए आई गई। तो इसका हो गया गामा। 30 नंबर, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन 2 mole of gases, the change of internal energy was found to be equal 200 joule. The work done during the process will be equal to, during the diatomic expansion अगर है 2 mole of gas जो है एक्सचेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी फाउंड टू बी इक्वल टू 100 जूल। तो 100 जूल इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन पूछा गया है, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना लगेगा। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो डी क्यू होती है, ठीक है, कोई भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए जो डी क्यू की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ठीक, तो डी क्यू की वैल्यू हमेशा जीरो होती है किसी भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, बीच वो चीज जीरो होती है। और हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक, तो वर्क डन और प्लस इंटरनल एनर्जी जो होता है हीट लॉस होता है। ठीक है, हीट। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे डी की वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने एडियाबेटिक कंडीशन दी है ना, तो ये एडियाबेटिक कंडीशन में डी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अब सिंपल से अगर डी डब्ल्यू इक्वल टू हम करें तो माइनस का डी यू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। तो डी वर्क डन इक्वल टू माइनस का इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटरनल एनर्जी जो दिया गया है वो 100 जूल दिया गया है। तो 100 जूल माइनस का दिया गया है, तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम माइनस मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जो वर्क डन होगा हमारा वो 100 जूल हो जाएगा। तो सिंपल से हमें कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, तो वर्क डन हमारा 100 जूल आ जाएगा। तो सिंपल से फॉर्मूला से क्वेश्चन लग गया, और इसका आंसर ही 100 जूल है, माइनस माइनस प्लस होगा। 14 नंबर में भी देखिए एडियाबेटिक्स है। देखिए यहाँ पे एडियाबेटिक फंक्शन से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं है। तो ऐसे चैप्टर को आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन करके चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टी वाला, तो चैप्टर को बढ़िया तैयार कर लीजिए। और ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि मतलब मथुरा के पेपर में कि 11th ज्यादा आता, केमिस्ट्री ज्यादा आता, सॉरी 11th 12th में ज्यादा पोर्शन किसका होता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ मतलब कुछ अपने आप में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे ये चैप्टर हुआ एडियाबेटिक वाला, तो उस चैप्टर से आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। इन्हें एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस इनिशियल एंड फाइनल टेंपरेचर जो है T1 T2 रिस्पेक्टिवली देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस पूछा गया है। तो देखिए इसमें भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, डी क्यू जो होगा हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो ये भी मतलब इसको मान के चलना कि डी क्यू जीरो है। तो अगर डी क्यू जीरो है तो उस कंडीशन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डी यू जो हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, यही तो होगा। वर्क डन जो होगा निगेटिव में तो हो जाएगा। अगर इंटरनल एनर्जी डी क्यू की वैल्यू जीरो है तो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, या फिर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू हो जाएगा, उल्टा भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, इंटरनल एनर्जी के बारे में लेके चलना है। तो इसीलिए डी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो माइनस का वर्क डन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक इतना कर लिए। और इसके बाद हमें क्या करना, वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसका फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस का, वर्क डन अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन हमें याद रहना चाहिए। ठीक, तो वर्क डन अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस का लगाएं तो देखिए गैस कांस्टेंट जो होती है 1 माइनस गामा और T2 माइनस T1। तो टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा T भी लिख सकते हैं, और ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, BW इक्वल टू गैस कांस्टेंट 1 बाई गामा T2 माइनस T1। तो ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन। तो चेंज, अब इसमें हम चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालेंगे। तो डी यू जो होगा हमारा माइनस का डी डब्ल्यू हो जाता है। तो माइनस का डी डब्ल्यू जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस पूरी चीजें हो जाएंगी। तो जो प्लस में यहाँ पे चीजें, अगर हम डी डब्ल्यू डी यू को अगर हम डी डब्ल्यू मानते हैं तो यहाँ पे डी डब्ल्यू लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पर डी इक्वल टू डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू को माइनस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो
डी इक्वल टू माइनस डी होता है, माइनस यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं तो सारी चीजें वैल्यू जो है चेंज हो जाएंगी। तो सारी वैल्यू हो जाएंगी माइनस आर, यानी कि दैट कांस्टेंट 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो डी यू की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो गैस कांस्टेंट जो होगा, और गैस कांस्टेंट गामा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस को हटाना चाहें तो 1 माइनस गामा था, तो गामा माइनस 1 कर देंगे तो आर की वैल्यू हमारी खत्म हो जाएगी, और T2 माइनस T1 एज इट इज हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो आर गामा माइनस 1 दो ऑप्शन दिए गए हैं, आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। तो आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो आई होप समझ में आया होगा, सिंपल है, और थोड़ा इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थर्मल प्रॉपर्टी वाला, हीट वगैरह और इसका कन्वर्जन वगैरह आता है, तो वो सब चीजें देख लीजिएगा। फिजिक्स थोड़ा मतलब टफ नहीं रहता, लेकिन बच्चे डरते हैं और पढ़ते नहीं है, फिजिक्स टफ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द बेस्ट चॉइस फॉर कुकिंग यूटेंसिल। तो पढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द बेस्ट चॉइस फॉर कुकिंग यूटेंसिल। तो कुकिंग यूटेंसिल के लिए, जो कुकिंग में यूज होती है मटेरियल, उसके लिए कौन सा बेस्ट चॉइस होता है, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, या तो लो स्पेसिफिक हीट लो कंडक्टिविटी होना चाहिए। कंडक्टिविटी तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हमें जल्दी से हमारा खाना बनेगा। हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सबसे पहले हाई होनी चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन दोनों एक गलत हो गया, बी और सी। तो अब बचा ऑप्शन ए और डी। ठीक, ए और डी में से सही है, तो कंडक्टिविटी तो ज्यादा होगी, ये तो कंफर्म है। अब हम हाई स्पेसिफिक हीट और लो स्पेसिफिक हीट के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ हीट जो होगा रिक्वायर्ड रहना चाहिए किसी भी यूटेंसिल के लिए, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट विल बी ऑब्जर्व होना चाहिए किसी भी यूटेंसिल के लिए। तो स्पेसिफिक हीट इसीलिए हमें कम चाहिए, ताकि लेस अमाउंट ऑफ हीट देकर हम हाई कंडक्टिविटी इसमें मतलब अपना यूज कर सकें। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर पे, ए टेम्परेचर टी द पावर रेडिएटेड बाई बॉडी इज क्यू। किसी टेम्परेचर टी पे जो पावर रेडिएट हो रहा है वो क्यू हो रहा है, क्यू वाट हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर जो दिया गया है 3 टी पे पावर रेडिएट पूछा गया है। तो ये आसान है बेसिकली, ये क्वेश्चन जो है मतलब स्टीफेंस लॉ के उससे दिया गया है। तो आप लोग स्टीफेंस लॉ के क्वेश्चन लगा के लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे ही इस तरह के क्वेश्चन। तो स्टीफेंस लॉ हो गया, बेंस लॉ हो गया, ये सब चीजें मतलब इस चैप्टर से आती है। देखिए चैप्टर जो थर्मल प्रॉपर्टी है, यहाँ से कितना क्वेश्चन आ गया, 4-5 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंस होता है अपने आप में। तो ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा, 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये तो मतलब ट्रेंड रहा है कि आ गए हैं, लेकिन इस साल भी आ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम स्टीफेंस लॉ देखेंगे। तो स्टीफेंस लॉ में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4, यानी टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले E2 जो है हमारा कितना दिया गया है, ठीक है, द पावर रेडिएटेड बाय बॉडी क्यू व्हाट द टेम्परेचर T की पावर रेडिएटेड बाय। तो सबसे पहले E2 डिवाइडेड बाय E1 कर देंगे, और T इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। तो ये लेकिन पावर जो है इसके 4 रहेगा। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया गया है, T दिया गया है और T1 दिया गया है। तो T2 का टेम्परेचर हमें T दिया गया है, और T1 का टेम्परेचर T1 दिया गया है। तो यहाँ से कट जाएगा, इसके पावर लेकिन 4 है टोटल। तो हमारा जो हो जाएगा E2 बाई E1 जो हो जाएगा हमारा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 बार अगर करते हैं तो क्या आएगा, 81 आएगा ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 3 81। तो टोटल हमारा जो पावर वो होगा, ठीक है, E1 कितना, E2 जो होगा हमारा कितना वाट का होगा, 81 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 वाट। तो सबसे पहले देखिए 81 वाट है या नहीं, हाँ दिया गया है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि स्टेफर्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार भी बढ़िया से करके जाइएगा। और सिंपल क्वेश्चन आएगा कि ये डिपेंड किससे करता है, तो पावर 4 का डिपेंड करता है। तो पावर 4 से आप लोग मतलब T1 T2 की वैल्यू भी दी गई है, तो 3 T2 है और T1 T, तो फिर से हम काट देंगे। तो
हमारा आ जाएगा 81। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे लगाने की कोशिश करेंगे। तो द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज 2 सेकेंड। तो कोई भी मास है जो कि एम है, वो किसी भी टाइम पीरियड यानी 2 सेकेंड के लिए सस्पेंड कर रही है। ठीक है, इफ along with along with the another mass 2 kg, उसे एक अलग मास 2 kg के साथ सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज हो जा रही है उसमें 1 सेकंड के लिए। तो इसमें से मास पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। तो ऑसिलेशन का क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसे लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड का जो हमारा फार्मूला होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। ठीक, तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी हमें देखना है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारा टाइम पीरियड है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या क्या है, ये के भी है और एम भी है, और ये कांस्टेंट है। 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, तो यानी 2 पाई से हमें लेना देना नहीं है 2 पाई। तो जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो हो जाएगा अंडर रूट m से। ठीक, मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन का हम यूज करके आगे लगाएंगे। तो जैसे T2 T1 का रिलेशन जो है वो अंडर रूट M1 M2, ये एक रिलेशन हमें मिल जाता है। तो अब इस रिलेशन को हम लोग मतलब यूज करके लगाएंगे। तो इसमें टाइम T1 और T2 दी गई है, कैसे दी गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले T1 की वैल्यू हमें दी गई है 2 सेकेंड। T1 जो है 2 सेकेंड दिया गया। T2 जो दिया गया है वो हमें कैसे पता चलेगा। इसमें देखिए लिखा द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज बाय 1 सेकेंड। तो जो पहले था जैसे 2 सेकेंड पहले था, लेकिन 1 सेकेंड और बढ़ा दिया गया है। तो यानी T2 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, T2 की वैल्यू जो हो जाएगी, पहले 2 सेकेंड थी, एक और जुड़ गया, यानी 3 सेकेंड T2 की वैल्यू हो जाएगी। तो T1 और T2 की वैल्यू हमें मिल गई है। और मास जो हमारा पहले था, ठीक है, अलॉन्ग विथ अनदर मास, पहले जो मास था m था, उसके बाद एक मास और उसमें जोड़ दिया गया है 2 kg का। तो यानी कि m जो है m+2 kg और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे M2 रहेगा, यहाँ पे M1 रहेगा। तो बेसिकली जो हमारा T2 है वो कितना था, 3 सेकेंड हो गया, 1+2। और यहाँ पे T1 जो था 2 सेकेंड था। और अंडर रूट M2 की जो वैल्यू है m+2 kg हो गई, और यहाँ पे m ही हो जाएगा। अब हम इसे अंडर रूट टू को इधर लेके जाएंगे, इक्वल टू के इधर। तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम अगर अंडर रूट को इधर लेके जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 2 4, तो हो जाएगा 9/4। एक मिनट, तो हो जाएगा क्या टोटल, 9/4 इक्वल टू m+2 डिवाइड बाई m। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, कैसे करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग का समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने किया है। तो सबसे पहले आप लोग को ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/k होता है, और यहाँ पे जो k है और 2 पाई ये कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि टाइम पीरियड जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब यहाँ से टाइम पीरियड और मास में रिलेशन हमको मिल जाता है, जो कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m है। तो यहाँ पे T1 T2 डिवाइड बाई M1 इंटू अंडर रूट में, तो ये रिलेशन करेंगे। और यहाँ पे हमें सब सारी वैल्यू दी गई है, तो इसको लगा लेंगे हम। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है, तो 18 नंबर को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। द लेंथ अप टू एक द लेंथ अप टू ओपन ऑर्गन पाइप जो दिया गया है L एंड L+Δ L। तो 2 ऑर्गन पाइप जो है, ओपन ऑर्गन पाइप है, उसका जो लेंथ दिया गया है L दिया गया है और L+Δ L दिया गया है रिस्पेक्टिवली। तो नेग्लेक्टिंग इन द करेक्शन को नेगलेक्ट करते हुए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बिटवीन देम विल बी अप्रॉक्सिमेटली। तो बीट का क्वेश्चन देखिए आता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड वाले चैप्टर से, ऑसिलेशन चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत सी चीजें नॉलेज भी होंगी, जैसे क्वेश्चन का तो टाइप पता चल रहा है और चल ही रहा होगा, साथ ही साथ में आप लोग को ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए ये जैसे ऑसिलेशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ आपको ओपन ऑर्गन पाइप को दिया गया है एल, और एल प्लस डेल्टा एल रिस्पेक्टिवली, द नेगलेक्टिंग इन करेक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बिटवीन देम विल बी। तो उसमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, बीट की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो इससे सबसे पहले ऑप्शन को देख लीजिए और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रख लीजिए। तो कभी भी बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सबसे पहले इसमें आप लोग को फ्रीक्वेंसी जो है वो पता रहना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, एफ वन माइनस एफ टू। तो ये बी फ्रीक्वेंसी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी निकल जाती है हमारी। तो सबसे पहले एफ वन की वैल्यू निकालना है, एफ टू तो सबसे ज्यादा जो रहेगा उसमें से सबसे कम वाले फैक्टर को घटा देना है। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, एफ वन माइनस एफ टू। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें फ्रीक्वेंसी, जो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है उसे पता रहना चाहिए कितनी होती है। तो ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वी बाई टू एल होती है। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, बी बाई टू एल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एफ वन की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ वन की वैल्यू मान लिया एल, इसकी जो लेंथ एल है तो बी बाई टू एल, ये एफ वन की फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम एफ टू की फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, जिसमें से लेंथ, जो लेंथ दी गई है एफ टू की, हमें कितनी दी गई है, एल प्लस डेल्टा एल दी गई है। तो बी बाई टू एल करेंगे तो एल की वैल्यू जो है, ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पाइप दूसरे के लिए ओपन ऑर्गन पाइप जो है दूसरा, ये फर्स्ट ऑर्गन पाइप हो गया, और सेकंड के लिए एल की वैल्यू क्या दी गई थी, ये हमारी एल की वैल्यू तो दी गई है एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पे हम एल प्लस डेल्टा एल रखेंगे। तो ये एफ टू की वैल्यू हो गई। तो ये इक्वेशन दूसरा हो गया। तो इक्वेशन वन बड़ा है, इक्वेशन टू बड़ा है। तो इस हिसाब से हम देखें तो एफ वन की वैल्यू जो बड़ी है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है छोटा है, और इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है बड़ा है। तो यानी कि अगर बड़े चीज से हम डिवाइड करेंगे छोटे में तो क्या होगा, वैल्यू जो होगी छोटी आएगी। तो इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी वैल्यू बड़ी है। तो यानी कि एफ वन में से एफ टू घटाएंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब एफ वन माइनस एफ टू, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो एफ वन की वैल्यू जो दी गई है बी बाई टू एल। तो वी बाई टू एल में से क्या घटाएंगे, बी बाई टू एल प्लस डेल्टा एल, ये घटाएंगे। ठीक, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो जो वैल्यू मिलेगी सबसे पहले इसमें से हम कॉमन चीजें ले लेते हैं। तो बी बाई टू को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो बी बाई टू को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे वन बाई एल बचेगा, माइनस वन बाई एल प्लस डेल्टा एल, तो इतना बचेगा। तो फर्दर अगर हम इसमें से सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो कुछ वैल्यू मिलेगी। तो वो मिलती है वैल्यू हमें वी डेल्टा एल टू एल प्लस डेल्टा एल। ठीक, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो हमें एक वैल्यू मिलेगी वी डेल्टा एल टू एल स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को पूरा प्रोसेस करके इसका आंसर लाना है। तो सबसे पहले मैं दोबारा इसे समझा देता हूँ कैसे मैंने लगाया। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रहना चाहिए। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है कि जैसे एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो एफ वन एफ टू की वैल्यू कैसे निकलती है, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो बी बाई टू एल होती है। ठीक है, और क्लोज ऑर्गन पाइप होता है बी बाई फोर एल हो जाता है। तो यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप का केस था, यहाँ पे डायरेक्ट क्लियरली लिखा गया है कि जो हमारा ऑर्गन पाइप है वो ओपन है। ठीक, तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए बी बाई टू एल हो जाता है, इसका फार्मूला यही तो होता है बी बाई टू एल। तो एफ वन की वैल्यू हमें पहले से मिल गई, और यहाँ से हम लोग एफ टू की वैल्यू बी बाई टू एल करके निकालेंगे। तो एल की वैल्यू जो यहाँ पे पहले से दी गई है, पहला ऑर्गन पाइप जो है उसकी एल की वैल्यू एल है, दूसरे ऑर्गन पाइप की वैल्यू जो है एल प्लस डेल्टा एल है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है, एफ टू की वैल्यू मिल जाती है वी डिवाइड बाई एल टू एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ से एफ टू की वैल्यू मिल जाती है। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे एफ वन डिवाइड बाई एफ वन माइनस एफ टू। तो यहाँ पे एफ वन की वैल्यू यहाँ से हम लोग ये रखेंगे एफ वन की वैल्यू, फिर उसके बाद में यहाँ पे एफ टू की जो वैल्यू है ये वाली रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे बी बाई टू को कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे भी बी बाई टू है, यहाँ पे भी है। तो बी बाई टू को यहाँ पे सिंपल से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमें बचता क्या है, वन बाई एल, और यहाँ पे वन माइनस वन बाई एल डेल्टा डेल्टा एल। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग अगर एलसीएम वगैरह लेते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है ये वाली। ठीक है, वी डेल्टा एल टू एल स्क्वायर।
तो ये वैल्यू मिलती है। तो फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वी डेल्टा एल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेंगे वी डेल्टा एल टू एल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी में सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, और बाकी मैंने समझा तो दिया है बढ़िया से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फार्मूला ये रख लीजिएगा, ये फार्मूला काफी यूज होगा आप लोग के एग्जाम में, वेटनरी के एग्जाम में। और ये ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा आप लोग को फार्मूला पता रहना चाहिए कि कौन फार्मूला कहाँ लग रहा है, तभी आप लोग को क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा 1.6, और इसका जो हो जाएगा वी डेल्टा एल टू एल स्क्वायर। तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे वी जो है वो स्पीड दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो बीट की जो होती है F1 माइनस F2 होती है, तो बीट फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलती है। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर भी आसान है। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जो दिया गया है, वो दिया गया है इतना, y इक्वल टू 0.8 cos पाई x डिवाइड बाई 20 साइन 200 पाई t, वेर x जो है सेंटीमीटर यानी कि लेंथ में दिया गया है, टाइम t जो है सेकंड में है, सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव नोड। तो कॉन्स्टिट्यूटिव नोड के बीच का सेपरेशन पूछा गया है। तो ये भी देखिए उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसे आप लोग लगा लीजिए। तो जो सेपरेशन बिटवीन टू नोड होता है, वो बेसिकली होता क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू नोड होता है लेमडा डिवाइड बाई टू। तो लेमडा को डिवाइड बाई टू कर देंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूटिव नोड जो होता है उसका वो सेपरेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें लेकिन लेमडा पता रहना चाहिए, लेमडा है क्या। तो लेमडा के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कराएंगे, इसी के जैसा का एक इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन था y इक्वल टू a cos 2 पाई x डिवाइडेड बाई लेमडा, 2 पाई x डिवाइडेड बाई लेमडा साइन ओमेगा टी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, क्लियर नहीं लिखा है यहाँ पे। तो इसका जो ये इक्वेशन दिया गया है बेसिकली हम लोग को, इसी के जैसा एक इक्वेशन और होता है, तो उससे उस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराएंगे। तो बेसिकली वो जो होता है y इक्वल टू होता है a cos 2 पाई x डिवाइड बाई लेमडा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो अगर हम इसको इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कराएं, तो देखिए यहाँ पे a जो है एम्पलीट्यूड है वो 0.8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई एक्स जो है यहाँ पे ये पाई एक्स दिया गया है। ठीक, तो और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 20 दी गई, तो यहाँ पे भी 20 होगी। तो 2 पाई लेमडा जो है, यहाँ से हम अगर 2 पाई लेमडा को लें, और 2 पाई लेमडा जो होगा हमारा पाई बाई कितना होगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई बाई 20 दिया गया, तो इसको अगर हम करेंगे तो पाई बाई 20 आ जाएगा। और यानी कि जो हमारा लेमडा की वैल्यू है, पहले यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो पाई से यहाँ से पाई कट गया, और लेमडा की वैल्यू जो हो जाएगी 40 आ जाएगी हमारी। तो अगर लेमडा की वैल्यू 40 आ गई है, तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव नोड निकालनी है हमें, तो वो कितना होता है, लेमडा डिवाइड बाई 2 होती है, शुरू में बताई थी ना। तो लेमडा डिवाइड बाई 2 अगर होती है, तो लेमडा की वैल्यू 40 आ गई। तो अगर हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। नॉर्मल इक्वेशन जो होती है हमें याद रहना चाहिए, y इक्वल टू a cos 2 पाई x डिवाइड बाई लेमडा साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। तो आई होप समझ में आया होगा। और सबसे पहले लेमडा की वैल्यू निकालनी है, और उसे लेमडा बाई 2 यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव नोड के बीच की सेपरेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 यानी कि ए ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं 19 नंबर पे, 20 नंबर पे। ठीक, ये 19 ही था ना, हाँ ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 20 नंबर पे। तो टू फेज रिलेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्रोमेटिक दिया गया, मोनोक्रोमेटिक का बीम ऑफ लाइट है, और उसकी इंटेंसिटी I1 है, आई है, और 4 आई है। पॉसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये पॉसिबल जो है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पॉसिबल है। बीम ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ। तो इसमें सुपरपोजिशन, किसके सुपरपोजिशन से मिनिमम और मैक्सिमम
इंटेंसिटी मिलेगी, ये पूछा गया है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे सॉल्व कर। तो ये भी आसान है, तो इसे देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आई मैक्स का हमें फार्मूला याद रहना चाहिए। तो आई मैक्स और आई मिनिमम का दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस माइनस प्लस का होता है। तो आई फिर होता है आई मैक्स जो होता है आई वन इंटेंसिटी प्लस आई टू इंटेंसिटी प्लस टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, सॉरी आई वन प्लस आई टू, आई वन आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आई वन जो हमारी इंटेंसिटी दी गई है आई दी गई है, वो आई टू जो दी गई है फोर दी गई है, फोर आई। तो यहाँ पे आई हम लिखेंगे प्लस फोर आई लिखेंगे प्लस टू अंडर रूट आई वन की वैल्यू आई है और आई टू की अंडर रूट आई टू की वैल्यू जो दी गई है फोर आई दी गई है। तो यहाँ पे सिंपल से हम अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट फोर आई लिखेंगे। ठीक, तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा नाइन आई। तो जो आई मैक्स दी गई है नाइन आई दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या पूछा गया, आई मैक्स ही पूछा गया है। तो आई मैक्स नाइन आई दिया गया, तो यानी ऑप्शन सी या डी में से एक हो सकता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ए और बी। तो नाइन आई दिया गया है। अब हम आई मिनिमम निकाल सकते हैं। तो आई मिनिमम निकालने के लिए सेम फार्मूला होता है, बस हमें माइनस कर देना होता है। तो आई मिनिमम कैसे निकलेगा, आई वन प्लस आई टू अंडर रूट माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और टू अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू। तो ये हो जाएगा सिंपल से। अब यहाँ पे हम आई वन और आई टू की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो केवल आई आएगा इसका आंसर। तो यानी कि नाइन आई प्लस आई, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आई होप समझ में आया होगा और आसान क्वेश्चन था। तो आई मैक्स आई मिनिमम ऐसे निकलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप मतलब समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी क्योंकि इसमें साफ मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, कुछ रीजन है, बाद में अभी सही होगा, लेकिन आप लोग को समझा तो सही रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आप लोग समझ के अपनी कॉपी में लगाइएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। और 21 पे 21 में क्या है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया गया 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा गया, ग्लास और रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा गया है। तो न्यू की वैल्यू जो है किसके रिस्पेक्ट में दी गई है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें देखना है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अगर हम ये कर देते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं कैसे, ये आसान है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दी गई है 4/3 दी गई है और 3/2 दी गई है। ठीक है, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो वाटर की जो दी गई है हमारे पास कितनी दी गई है, 4/3 दी गई है और ग्लास की दी गई है 3/2। 3/2 इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, और डिवाइड बाय 4/3। तो ये जब हम लोग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9/8। यहाँ से हम लोग 9/8 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए 20 नंबर 2 में क्या दिया, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज, तो लेंस वाले चैप्टर से भी देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं रिपर इंडेक्स निकालने के लिए। और ये सब कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ एफ है और उसे कट कर दिया जा रहा है इनटू टू पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं या फिर वर्टिकली कट कर रहे हैं, इस तरह कट कर रहे हैं, तो इसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं कहीं पे आप लोग को तो लगा लीजिएगा। ठीक, तो पार्ट अलाउ विद डॉटेड लाइन, यानी कि हम इसको वर्टिकली कट कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो इसे हम वर्टिकली कट कर रहे हैं इस तरह से कुछ, तो इस तरह से कट कर रहे हैं फिगर में। द फोकल लेंथ ऑफ द ईच पार्ट, तो इसमें पूछा गया फोकल लेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक, तो फोकल लेंथ जो होगा चेंज होगा, जरूर चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो फोकल लेंथ होगी हमारी कितनी हो जाएगी, जो एफ डैश है ऐसा कुछ करके, तो ये बढ़ेगी। जाहिर सी बात है अगर हम इससे इस तरह से कट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे
तो जो फोकल लेंथ होगा ये f/2 हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कर लेंगे वर्टिकली, तो ये 2f हो जाता है। तो इसे डायरेक्ट भी हम लोग थ्योरेटिकल भी याद कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। अगर कभी भी हॉरिजॉन्टली कट करने के लिए आएगा तो f/2 हो जाएगी, और अगर वर्टिकली कट कर रहा है तो 2f हो जाती है। तो 22 का क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं 23 पे। ये डिफेक्टिव आई कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज देयर इमेज फॉर्म। तो अगर कोई डिफेक्टिव आईज है वो क्लियरली क्लोज ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रही है। तो बेसिकली उसे हुआ क्या है, लॉन्ग साइटनेस है उसे। डिफेक्टिव आईज है कोई, अगर नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रही तो उसे यानी कि लॉन्ग साइटनेस है, जिसे हाइपरमाइट्रोपिया बोलते हैं। और जैसे कोई दूर की जो वस्तु नहीं दिखती है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो उसे मायोपिया हुआ रहता है ना। तो उसी तरह अगर नजदीक की चीज नहीं दिख रही है तो उसे हाइपरमाइट्रोपिया हुआ रहता है। तो ये इसमें क्या होता है कि इमेज जो होता है बियॉन्ड रेटिना बनता है। ठीक, तो इस वजह से जो क्लोजर ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, रेटिना के उस पार बनती है। और रेटिना के पहले अगर बन जाती है तब भी दूसरा दिखाई देता है। तो यानी कि बियॉन्ड द रेटिना अगर बन रहा है तो ऑप्शन डी यानी कि सही है इसके हिसाब से। तो ये देखिए आई वाले से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो थियोरेटिकल ही क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। 24 का क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है मिनिमम कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है, ग्लास में होता है, वाटर में होता है, डायमंड में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक, तो ये हम तो मिनिमम जो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सबसे ज्यादा जिसका वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी, सबसे ज्यादा किसकी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड की होती है। तो यानी वेलोसिटी जो मिनिमम होगी डायमंड में होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किस में होगा, यानी कि ऑप्शन बी में, डायमंड में। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। फोटॉन ऑफ एनर्जी दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ हुज वर्क फंक्शन दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो इसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो पहले नंबर एनर्जी जो होती है हमारी एच न्यू होती है, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम पी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन इक्वल टू जो होता है एनर्जी, टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक, तो ई जो है यहाँ पे एच न्यू हम लिख देंगे इसे। और वर्क फंक्शन हमें दिया गया है। ठीक, वर्क फंक्शन कितना दिया गया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी में हमें हाफ एम पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, ये टोटल वैल्यू तो पूछी गई है। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी जो है ये हम कैसे निकालेंगे, फाइव की वैल्यू, एच न्यू की वैल्यू पहले देख लेंगे। तो एच न्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 6 वोल्ट दी गई है। तो 6 और 5 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो 6 - 4 जो होगी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। 6 - 4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा क्या है, आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यूनिट यूनिट और डायमेंशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। दो द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच इज दैट ऑफ। तो इसमें प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई है। तो द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच दैट ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, वर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो 26 को क्या हो जाएगा, जो एच की वैल्यू होती है जूल पर सेकेंड होती है। और जूल पर सेकेंड किसकी होती है, एंगुलर मोमेंटम की होती है। ठीक, जूल सेकेंड जो होती है, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम की होती है जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आई ओमेगा जिसे बोलते हैं, जूल सेकेंड। तो अब हमारा इसका हो गया डी। और 27 में क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो रेशियो, उसका एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा गया है। तो इसका तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उसका रेशियो कैसे निकलेगा ये देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, तो इसे हम लगाएंगे फोर्स जो होता है, उसमें जो फोर्स लगेगा क्यू ही लगेगा। ठीक है, फोर्स जो लगेगा उस इलेक्ट्रॉन पे क्यू यू तो लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्यू किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन भी होता है, इक्वल टू क्यू यू हो जाएगा।
मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यूई। यहाँ से हम एक्सेलरेशन अगर कैसे निकालेंगे, ये एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो डिवाइड बाय मास कर देंगे क्यूई को, चार्ज को, क्यूई डिवाइड बाई ए। ठीक है, ये हमारा क्या निकल, क्यूई डिवाइड बाई एम, ये हमारा क्या निकल जाएगा, क्यूई डिवाइड बाई एम हमारा निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यही तो निकलेगा। और क्यू और ई यहाँ पे कांस्टेंट है ये दोनों, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, एक मिनट, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा मास के। ठीक, तो यानी मास जब बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन घटेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें किसका मास ज्यादा होता है। ठीक, तो रेशियो पूछा गया, तो मास ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो एक्सेलरेशन अगर मास ऑफ किसका पूछा गया है, तो रेशियो देयर एक्सेलरेशन विल बी, पहले इलेक्ट्रॉन है फिर प्रोटॉन है, तो ऊपर प्रोटॉन हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें भी रिलेशन रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, तो ऐसे क्वेश्चन लगा के जाइएगा रिलेशन वाले, और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो हम बढ़ते हैं 28 पे। द पेनिट्रेटिंग पावर जो है एक्स रे की कैन बी इंक्रीज बाई, तो कैसे इंक्रीज करेंगे पेनिट्रेटिंग पावर आप एक्स रे की। तो सबसे पहले इंक्रीज द करंट इन द फिलामेंट, करंट को इंक्रीज करने से क्या पेनिट्रेटिंग पावर एक्स रे की इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता। और डिक्रीजिंग द करंट इन द फिलामेंट, फिलामेंट में अगर करंट को डिक्रीज कर देंगे तो भी जाएगी, मतलब एक्स रे की जो इंक्रीज हो जाएगी पेनिट्रेटिंग पावर, नहीं। सी ऑप्शन में देखिए, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में अगर इंक्रीज करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर देंगे, तो बिटवीन दी कैथोड एंड एनोड, तो क्या होगा कि पेनिट्रेटिंग पावर एक्स रे की बढ़ सकती है। ठीक है, डी ऑप्शन से पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कैथोड एंड एनोड, डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में तो पेनिट्रेटिंग पावर भी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन हमें इंक्रीज करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, तो एनर्जी जो होगी स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा, तो जिससे जो होगा एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जिससे पेनिट्रेटिंग पावर जो होगा बढ़ जाएगी एक्सरे की। तो ऑप्शन सी सही है। द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे आप लोग को। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर की जितने भी पीवाईक्यूज एमटीजी वगैरह में दिए गए हैं वो सब लगा लीजिए, ओनली पीवाईक्यू लगाने से ही आप लोग का मतलब अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, तो ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं भागना है, और पीवाईक्यू लगा लीजिए, और जो मैं लगवा रहा हूँ तो लगा रहा है, 29 नंबर है। तो सबसे पहले बैंड गैप इसका तो याद ही रहना चाहिए कि कितना होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है किसी भी बैलेंस बैंड में, और ठीक है, वो 0.7 होता है, 1.1 होता है, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वन हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और काफी लंबा वीडियो हो गया है ये, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि क्या है कि थोड़ा अभी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं समझा तो सही रहा हूँ, बाकी आप लोग को तो क्लियर अपने कॉपी में लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो मैं लगाया हूँ इसमें तो थोड़ा साफ साफ नहीं लिखा है, क्योंकि स्पेस भी कम है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। बाकी पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। और ये बहुत लोग का भी डाउट आता है कि दो पेपर हो रहे हैं या फिर सिंगल पेपर हो रहे हैं, तो ये सब ध्यान से सुनिए कि प्री मेंस वगैरह हटा दिया गया है, ये तो कब का नोटिस निकल चुका है कि एक ही पेपर होगा, तब भी आप लोग को भी डाउट है, तो वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट मथुरा 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 के ऑफिशियल दुआसू मथुरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं आप लोग, हमेशा कोई भी चीज वहाँ पे आती है, अगर एग्जामिनेशन से लेके कुछ भी बदलाव होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आते हैं। तो चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए वीडियो, और कोई भी कभी भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और दुआसू में आके मौज काटिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो दुआसू डायरीज वगैरह मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।